नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं गणेश सुधा गणेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिंदी भाषा की शिक्षण वीडियो की क्लास हमारी जो सीरीज चल रही है उसी के कंटिन्यू में आज आपको वीडियो मिलेगा। देखिए, हिंदी भाषा की आप सोच रहे होंगे हिंदी भाषा की शिक्षण वीडियो संबंधित 4 पार्ट तो पहले ही दे दिए, तो वो 4 पार्ट मात्र 10 से 12 मिनट के हैं। और जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ वो 10 से 12 मिनट के दे रहा हूँ, मतलब ये मानिए कि 1.5 से 2 घंटे में आपकी जो हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या है वो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। कई साथी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर अभी ना तो कोई रीट की है, रीट पात्रता की घोषणा हुई है, ना रीट भर्ती की तैयारी, रीट भर्ती परीक्षा की घोषणा हुई है। तो देखिए साथियों, यही जो समय होता है ये पिछड़ने और आगे बढ़ने का समय होता है। बहुत सारे साथी अभी गिव अप कर लेंगे कि अभी तो कोई भर्ती नहीं है, भर्ती आएगी तब 2 से 3 महीने में तैयारी कर लेंगे। देखिए, हर एक भर्ती परीक्षा आपसे 1 साल मांगती है, सिलेक्शन हमेशा ही 1 साल मांगता है। तो अभी से आपको तैयारी करनी है, 1 साल के आसपास, लगभग आज से 1 साल के आसपास रीट पात्रता रीट भर्ती परीक्षा आ जाएगी। तो आप, यही समय है, यही कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने और पिछड़ने का। आप गिव अप मत करिए। 1 साल कोई भी भर्ती परीक्षा हो चाहे वो 1 साल तो मांगती है तैयारी उसकी, 1 साल उसको क्रैक करने में लग जाता है। तो आप अभी से अगर तैयारी करोगे तो आराम से भर्ती भी आ जाएगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और आप किसी विद्यालय में एक अध्यापक के रूप में भी कार्य करोगे। तो कहा भी जाता है कि जीवन में सबसे ज्यादा सफल वो लोग होंगे जिसमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन और निष्ठा थी कि अपना टाइम भी आएगा, मतलब आएगा। तो बिल्कुल आपका भी टाइम आएगा, हमारा भी आ गया, आपका भी आएगा, हर एक व्यक्ति का आएगा। बस हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है और कंटिन्यू करनी है। गिव अप करोगे तो फिर कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे। चलो, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। लगभग 8 से 9 विधियां हमने पढ़ ली। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है? हिंदी भाषा की। ओवरऑल 1.5 से 2 घंटे में हमारा ये जो हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या वो कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 9 से 10 पार्ट बनेंगे, 10-10 मिनट के, 10-10 10-10 12-12 मिनट के इतने पार्ट बनेंगे। चलिए अगली विधि डालिए आप, सैनिक विधि। कौन सी विधि? इंपोर्टेंट विधि है सैनिक विधि। थोड़ा सा ये शायद आपको दिख नहीं रहा है तो इसको नीचे कर लेता हूं मैं यार। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। कौन सी विधि है हमारी आज? लगभग 9वीं विधि है, लगभग 9 नंबर डाल दीजिए सीधे। सैनिक विधि। कौन सी विधि? सैनिक विधि। ठीक है, देखो सैनिक विधि से प्रश्न कैसे बन सकता है। एक बार सैनिक विधि है क्या, हम इसे देख लेते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के समय इस विधि को सबसे पहले अमेरिका के सैनिकों को भाषा सिखाने में किया गया। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के सैनिक थे उन्हें भाषा सिखाने के लिए, भाषा, हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या पढ़ रहे हो तो भाषा की बात कर रहे हैं, तो इसमें दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के जो सैनिक थे उनको भाषा सिखाने के लिए सैनिक विधि का लाया गया। तो लिखिए आप, दूसरे विश्व, लिखना नहीं है अभी, एक बार समझ लीजिए। सैनिकों को भाषा सिखाने में किया गया, इसीलिए इसे सैनिक विधि कहते हैं। इसके लिए उस समय अमेरिका की सेना में प्रमुख शिक्षाविद पॉज, समीर, ब्लूमफील्ड आदि के सहयोग से एएसटीपी यानी कि आर्मी स्पेशलाइज्ड प्राइमरी प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्राइमरी नहीं, देखिए एएसटीपी आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया तथा 15 से 20 लोगों के कई समूह बनाकर उन्हें भाषा का ज्ञान करवाया गया। मौखिक रूप से शिक्षक उच्चारण करता है या फिर टेप रिकॉर्डर के माध्यम से वह बालकों को किसी विषय वस्तु को सुनवाता है तथा बालक स्मरण के आधार पर सीखता है। इसलिए इस विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि कहा जाता है या श्रवण भाष्य विधि भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण विधि है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा सैनिक विधि है क्या, देखिए सैनिक विधि सेना को भाषा सिखाने के लिए इस विधि को लाया गया, इसलिए इसे सैनिक विधि कहते हैं। कुछ नहीं है इसमें, क्या करता है जो शिक्षक होता है उच्चारण करता है और बालक उसे स्मरण करते हैं। हाँ, इस शब्द को इस तरह पढ़ रहा है, इसे ये कमल पढ़ रहा है तो उसको वो स्मरण कर लेता है। यही क्या है, सैनिक विधि। स्मरण के आधार पर इसे सीखा जाता है, इसीलिए इसे अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहते हैं। इसे श्रवण भाष्य, सुनो और बोलो विधि भी, श्रवण मतलब सुना और भाष्य भाषा, श्रवण भाष्य विधि भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। एक शब्द आता है एएसटीपी, एएसटीपी की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एएसटीपी मतलब आर्मी स्पेशलाइज्ड
ट्रेनिंग प्रोग्राम। एएसटीपी अमेरिका में चलाया गया था दूसरे विश्व युद्ध के समय। तो आप इस विधि में लिख सकते हो कि दूसरे विश्व युद्ध के समय इस विधि को सबसे पहले अमेरिका के सैनिकों को भाषा सिखाने में किया गया, इसीलिए इसे सैनिक विधि कहते हैं। इसके लिए उस समय अमेरिका की सेना में प्रमुख शिक्षाविद पॉज, समीर, ब्लूमफील्ड, कौन कौन थे? पॉज, समीर, ब्लूमफील्ड आदि के सहयोग से एएसटीपी, कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? एएसटीपी, उन्हें भाषा सिखाने के लिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम एएसटीपी की फुल फॉर्म। आदि के सहयोग से एएसटीपी चलाया गया तथा 15 से 20 लोगों के कई समूह बनाकर उन्हें भाषा का ज्ञान करवाया गया। आगे लिखिए, मौखिक रूप से शिक्षक उच्चारण करता है या फिर टेप रिकॉर्डर के माध्यम से वह बालकों को किसी विषय वस्तु को सुनवाता है तथा बालक स्मरण के आधार पर सीखता है, इसीलिए इस विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कहते हैं? अनुकरण परिस्मरण या श्रवण भाष्य विधि भी कहते हैं। श्रवण मतलब सुनना, भाष्य मतलब बोलना, श्रवण भाष्य विधि भी कहते हैं। तो इस महत्वपूर्ण दो को इस विधि में याद रखने वाली चीजें कौन सी है? सैनिक विधि कहाँ सबसे पहले लाई गई या कहाँ बनाई गई? अमेरिका में। कौन से विश्व युद्ध में? दूसरे विश्व युद्ध में। एएसटीपी प्रोग्राम क्या है? आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, सैनिकों को भाषा सिखाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। सैनिक विधि को और क्या कहा जाता है? अनुकरण परिस्मरण। अनुकरण मतलब उस भाषा को, उसकी जो भी शिक्षक बोल रहा है उसको स्मरण रख के उसकी नकल करना, अनुकरण परिस्मरण विधि। और श्रवण भाष्य विधि, क्योंकि सुनने के आधार पर उससे स्मरण किया जाता है, इसीलिए इसे श्रवण भाष्य विधि भी कहते हैं। इसे आप नोट कीजिए। अब नेक्स्ट विधि आती है वाचन विधि। कौन सी विधि? वाचन विधि। देखिए, जो चीजें याद रखने वाली होती है ना, वो मैं हर वीडियो, खास बात है कि मैं याद रखने वाली चीजें आपको स्पेशल रूप से बताता हूँ कि आपको इसे याद रखना है, तो आप उसे कंप्लीटली कर ले, उसे याद कर ले। देखो, पूरा सार ऐसे नहीं पूरी वो याद रखना है, सैनिक विधि वो है, ये है, ऐसा कुछ नहीं। जहां से प्रश्न बनता है उसी पॉइंट को हमें याद रखना। वाचन विधि क्या होती है, एक बार सुनिए। वाचन से भी प्राय अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना होता है। जब एक शिक्षक बालकों को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़वाता है तो यह वाचन कहलाता है। किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ ग्रहण, उसका मीनिंग समझते हुए उसे पढ़ना ही क्या है? वाचन कहलाता है। तो वाचन, ऐसे वाचन विधि डाल के लिखिए, वाचन से अभिप्राय अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना होता है। जब एक शिक्षक बालकों को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़वाता है तो यह वाचन कहलाता है। अर्थ ग्रहण वाचन कहलाता है, लिख लीजिए, अर्थ ग्रहण वाचन कहलाता है। यहां तक लिख लिया। फिर एक परिभाषा आती है डॉक्टर धरनाथ चतुर्वेदी की। किसकी? लिखिए आप, डॉक्टर ऐसे लगा के, धरनाथ चतुर्वेदी। देखिए, आप बड़े विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको इस तरह मैं बोल बोल के लिखवा रहा हूँ। छोटे विद्यार्थी हो नहीं, स्मार्ट स्टडी करना, स्मार्ट, देखो आप खुद करोगे, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक का काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखवाने का काम मैं आप ही से कर रहा हूँ, ताकि लिखने का आप सुनोगे और उसे स्मरण करो। हाँ सर ये कह रहे हैं, उसको स्मरण कर लो, उसी समय उसका अनुक्रम परिस्मरण कर लो, बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। डॉक्टर धरनाथ चतुर्वेदी लगा के लिखो। ये कहते हैं कि वाचन व्यक्ति का मित्र होता है। वाचन क्या होता है? व्यक्ति का मित्र होता है। ये लिखते हैं कि वाचन व्यक्ति का मित्र होता है। जब एक व्यक्ति किसी लंबी यात्रा पर या बीमारी के समय अकेला होता है तो विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं पढ़कर अपना समय गुजारता है। कई हम लंबी यात्रा पे जाते हैं, कई बीमार हो तो हम पत्र पत्रिकाएं पढ़कर हम अपना टाइम को गुजारते हैं, टाइम पास करते हैं। तो ये कहते हैं कि वाचन व्यक्ति का क्या है? मित्र। अब इतनी पूरी परिभाषा याद नहीं रखनी है। डॉक्टर धरनाथ चतुर्वेदी ने वाचन को व्यक्ति का मित्र कहा है, यही याद रखना। वाचन को व्यक्ति का मित्र किसने कहा है? डॉक्टर धरनाथ चतुर्वेदी ने। वाचन ऐसे कुछ बड़ी याद नहीं, पूरी परिभाषा थोड़ी याद रखनी। वाचन मतलब अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना होता है। धरनाथ चतुर्वेदी ने इसे व्यक्ति का मित्र कहा है। बस हो गया। अब इसके गुण क्या है वाचन विधि के? देखो, इस तरफ हम इसके गुण लिख लेंगे और इसके इस तरफ दोष लिख लेंगे।
सब कुछ आपको ही लिखना है। गुण में आप पहला पॉइंट लिखिए, मनोवैज्ञानिक विधि है, लिख लिया। दूसरा है अर्थ ग्रहण करने में सहयोग, तीसरा है ध्यान केंद्रण, चौथा है समय का सदुपयोग। खाली समय में हम पढ़कर समय का सदुपयोग करते हैं। दोष में क्या है, समय अधिक खर्च होता है, बालक खुद पढ़ेगा, उसका अर्थ ग्रहण करेगा, टाइम लगेगा। पहला समय अधिक खर्च होता है। दूसरा कमजोर व छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो खुद किसी का अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तीसरा पाठ्यक्रम समय पर नहीं हो पाता। समय अधिक खर्च होगा तो सीधी बात है पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसे भी आप नोट करिए। चलो नेक्स्ट आती है व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि? 11 नंबर पॉइंट डाल दीजिए, व्याकरण अनुवाद विधि। आपको लिखना है व्याकरण अनुवाद विधि। लिखिए आप इसमें, जनक कौन है? श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये याद रखना है। व्याकरण अनुवाद विधि के मोस्ट इंपोर्टेंट जनक कौन है? श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना आपको। इसमें आप लिखिए, इन्होंने पहली बार दक्षिणी भारत में इस विधि का प्रयोग संस्कृत भाषा सिखाने के लिए किया था। भंडारकर के नाम के कारण यह विधि भंडारकर विधि भी कहलाती है। किस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि को, मोस्ट याद रखना। इस विधि का उपयोग करते समय सबसे पहले शिक्षक संबंधित विषय वस्तु का मातृभाषा में अनुवाद करता है, तथा फिर व्याकरणिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ठीक प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास करता है। भारत में उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं को सिखाते समय इसका उपयोग किया जाता है। ये आपने लिख लिया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे मेन चीज इसमें याद क्या रखनी, व्याकरण अनुवाद विधि का जनक कौन है? श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है किसे भंडारकर विधि भी कहते हैं? तो व्याकरण अनुवाद विधि को। इस विधि का उपयोग करते समय सबसे पहले शिक्षक संबंधित विषय वस्तु का मातृभाषा में अनुवाद करता है। जो भी विषय वस्तु होती है ना, कोई भी विषय वस्तु से मातृभाषा में उसका अध्ययन करता है, फिर उसको व्याकरणीय ढंग से बालकों के समक्ष रखता है। यही क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि। तो तीनों ही विधियों के बारे में मैंने बिल्कुल आपको ये बता दी मैंने कौन कौन चीजें याद रखनी है। आप इसे कंप्लीटली पढ़ के नोट्स इसके अवश्य उतारा और उसे याद करिए। नोट्स उतारना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी क्लास को आप बार बार देखो, आप एक बार देखने के साथ अभी देख रहे हो और उसे नोट्स बना दीजिए और उसे 3 से 4 बार पढ़िए, तुरंत पढ़िए। आज ये क्लास पढ़ा दी, उसे लिखते समय बिल्कुल इसीलिए मैं बोल बोल के लिखवाता हूँ, ताकि आप खुद सोच समझ कर ध्यान पूर्वक सुन के आप लिखे। अगर मैं लिखवा लूंगा तो आप सिर्फ नकल ही करोगे। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो, बिल्कुल ध्यान लगा के लिखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको उसी समय याद हो जाएगी। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद।